नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में आज हम सबसे पहले उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले भाषण का विश्लेषण करेंगे, जिसे पाकिस्तान को कान खोलकर सुनना चाहिए। बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने केरल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कोझिकोड में रैली की और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में यह बता दिया कि उरी में अपने 18 शहीदों की शहादत को हिंदुस्तान भूलेगा नहीं और यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। जम्मू कश्मीर में, उरी में हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। बोलो भारत माता के, स्वागतम सुस्वागतम। उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोझिकोड में पहली बार पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और पाकिस्तान को बता दिया कि उसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते हैं। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चुनौती दी कि वो जो चाहे कर ले, उसे भारत में आतंक फैलाने की सजा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। कश्मीर का झूठा राग अलापने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के सैनिकों की जांबाजी को भी सलाम किया। आप कल्पना कर सकते हैं, पड़ोसी देश एक घटना में सफल हुआ और हमारे 18 वीरों को बलि होना पड़ा। अगर इन 17 घटनाओं में अगर वो सफल हुए होते तो देश को कितना तबाह कर देते, इसका आप अंदाज कर सकते हो। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो,
जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है। इन संभवित 17 भयंकर घटनाओं से देश को बचाने का महान काम हमारे देश के जाबाज जवानों ने किया, सुरक्षा बलों ने किया, सीना तान करके लड़ाइयां लड़ी और देश के सामान्य मानवी को रक्षा देने के लिए वो लड़ते रहे। वे सदा सर्वदा जागते रहे और हमें 125 करोड़ देशवासियों को हमारी सेना पर नाज है, हमारी सेना पर हमें गर्व है। इसका काम आतंक के आईने में पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी आतंकी करतूतें सबूतों के साथ दिखा दी। सबसे बुलंद हौसला है। एशिया के अंदर जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था, वही उसका आश्रय स्थान बना था। आतंकवाद पर पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी बातों से पानी पिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आवाम से मन की बात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने की चुनौती दी। पाकिस्तान के आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है?
पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक जंग लड़ता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की इसी जिद ने आज पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है और गरीबी बेरोजगारी से लड़ने की किसी सरकार को वहां फुर्सत नहीं है। लेकिन भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार हो जाता है। यह पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात पाकिस्तानी अवाम को बता दी है और अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की 1000 सालों तक लड़ने की चुनौती को स्वीकार किया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह बात 1971 के युद्ध में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद कही थी, जिसका आइए एक अंश अब हम आपको सुनवाते हैं। We'll fight for 1,000 years if it comes to that. So don't go by momentary military victory. Stalingrad was overwhelmed. Leningrad had 1,000 years, 1,000 days of being besieged. People who want to be free, who want to maintain their personality, they'll fight. And they'll continue to fight for principles. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद कड़े शब्दों में पाकिस्तानी नेताओं को जवाब दिया और बेहद भावुक दिल से पाकिस्तानी अवाम से मन की बात की। नरेंद्र मोदी ने जिस जंग की चुनौती पाकिस्तान को दी है वो दोनों देशों में फैली बुराइयों के खिलाफ है। ऐसे में हम आपको आइए भारत और पाकिस्तान का एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला कुछ आंकड़े दिखाते हैं। गरीबी के मामले में भारत और पाकिस्तान बराबरी पर हैं। पाकिस्तान और भारत की करीब 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 5.9% है, जबकि भारत के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे देश की बेरोजगारी दर 4.9% है। शिशु मृत्यु दर में पाकिस्तान की हालत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर 1000 में से 66 बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है। भारत में यह आंकड़ा प्रति 1000 38 बच्चों का है। साक्षरता के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यूनेस्को के अनुसार पाकिस्तान की 55% आबादी ही साक्षर है, जबकि भारत की 75% जनसंख्या साक्षर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अवाम से मन की बात में इन बुराइयों से युद्ध लड़ने की खुली चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को जानकार अच्छे नंबर दे रहे हैं। मेरे को लगता है बड़ा नापा तोला भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शोभा देता है। उन्होंने 2 बार बातें की कि हम बुलाएंगे नहीं जो फौजी जिनको मारा गया है, लेकिन लड़ाई की बात को उन्होंने बदल के, जो भुट्टो कहते थे 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों में और पाकिस्तान की जनता में अंतर दिखाया कि हमारी दुश्मनी कोई पाकिस्तान की जनता के साथ नहीं है। उन्होंने कहा लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़िए, आप बेरोजगारी की लड़ाई लड़िए, शिक्षा के बारे लड़ाई लड़िए, गरीबी की लड़ाई लड़िए। इस लड़ाई में हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। लेकिन लड़ाई की बात को उन्होंने एक साइड कर दिया, कोई भड़काऊ प्रचार उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो आतंकवादियों के लिखे हुए पत्थर पढ़ते हैं। तो उन्होंने डिस्टिंक्शन किया पाकिस्तान की फौज में, हुक्मरान में, एक तरह से नवाज शरीफ पे भी निशाना ताना कि वो उनके साथ मिल गए हैं फौज के साथ और आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता को अलग किया। बड़ा नापा तोला भाषण दिया। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अब सोचना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आज भी संयम से काम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तानी हुक्मरानों को खूब खरी खोटी तो सुनाई, पाकिस्तानी अवाम से मन की बात की, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के मन में भारत के प्रति नफरत में उबाल आता ही जा रहा है। यूएन में अपनी स्पीच के 19 मिनट में से 8 मिनट कश्मीर पर झूठ बोलने में बर्बाद करने के बाद नवाज शरीफ खाली हाथ पाकिस्तान लौट गए, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर पर झूठ की बौछार करने वाले नवाज शरीफ की जुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation. My country has been the principal victim of terrorism. झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। झूठ कितनी भी बार बोला जाए, किसी भी जगह बोला जाए, झूठ कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जुबान जब भी खुलती है तो सिर्फ झूठ ही उगलती है। यूएन की जनरल असेंबली में झूठ बोलने के बाद नवाज शरीफ न्यूयॉर्क से लौटते वक्त लंदन में रुके थे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नवाज शरीफ की झूठी बातों को सुनने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही मौजूद थी। यूएन में अपने 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक नवाज शरीफ ने कश्मीर पर सिर्फ झूठ ही बोला, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन शायद नवाज शरीफ को भी पता है कि दुनिया उनकी झूठी बातें नहीं सुनेगी और यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। पाकिस्तान को इन दिनों उठते जागते सिर्फ कश्मीर दिखाई देता है, लेकिन कश्मीर पर बोलते हुए नवाज शरीफ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो जब भी कश्मीर का नाम लेते हैं तो लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, वरना इस्लामाबाद पहुंचने से कुछ घंटे पहले लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी, वो भी उर्दू में। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। पहले पठानकोट हमला और फिर उरी हमला, दोनों हमलों में जैश मोहम्मद का हाथ था। दोनों हमले जैश के आका मौलाना मसूद अजहर की साजिश थी। अब मौलाना मसूद अजहर भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक और नई साजिश तैयार कर रहा है। आतंक के इस मौलाना ने भारत की पश्चिमी सीमा यानी कि राजस्थान और गुजरात से सटी सीमा में आतंकवादियों के कैंप खोल रहे हैं। इनमें से 3 कैंप भारत की सीमा से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सावधान, अपना रास्ता बदलने की तैयारी में है आतंक। सावधान, टेरा रूट बदलने की फिराक में है आतंक क्या का। सावधान, नई दिशाओं से सुनाई दे रही है आतंकी आहट। उनका मूवमेंट इस तरफ उनका रहता है हमेशा,
कि ये इस सीमा से हम लोग पार हो सकते हैं। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, चित्र देखिए, रेत ही रेत नजर आती है। ये राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा है, जहां बीएसएफ के जवान कड़ी चौकसी कर रहे हैं ताकि सरहद पार से भारत की सीमा में कोई दाखिल न हो पाए। लेकिन इन जवानों की चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि सीमा से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर आतंक के सबसे लेटेस्ट आका ने रंगरूटों के लिए नए कैंप खोल लिए हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, राजस्थान से सटे पाकिस्तानी इलाकों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीकानेर के दूसरी ओर सीमा से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर जैश ने 3 आतंक के रंगरूटों के लिए रिक्रूटमेंट कैंप की शुरुआत की है। भारत के खिलाफ जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर नए नए फ्रंट खोल रहा है गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। उसकी चाल है कि नए लड़कों को इन ट्रेनिंग कैंपों में भर्ती की जाए। इसके अलावा भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो उसके नए कैंप बचे रहें। इसके साथ ही वो इन इलाकों में भी ऐसी जगह तैयार कर रहा है जहां से भारत के ऊपर हमले किए जा सकें। उरी हमले को जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया और उरी से पहले पठानकोट हमला भी जैश की साजिश थी। लिहाजा पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैश ए मोहम्मद ने भारत के खिलाफ नापाक साजिशों की कमान संभाल रखी है। ये बात तब और भी पुख्ता हो जाती है जब सूत्र ये बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद क्या का मौलाना मसूद अजहर ने बड़े पैमाने पर आतंकी रंगरूटों की भर्ती का काम चला रखा है। मौलाना मसूद अजहर ने पाकिस्तान में करीब 11 जगहों पर नए कैंपों की शुरुआत की है, जो बहावलपुर, लाहौर, गुजरेवाला, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, कराची, मीरपुर खास, इस्लामाबाद, मंदसेरा, रहीमियार खान और यजमान मंडी में मौजूद है। इन 11 कैंपों में से कई भारत सीमा के काफी करीब हैं, लेकिन 3 यजमान मंडी में है, जो कि गंगानगर बीकानेर की दूसरी ओर सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगानगर के सामने कुछ लगा है, वो मिलिटेंट है या क्या है वो नहीं, पर मूवमेंट कुछ ज़्यादा बड़ा है। रेंजर्स का भी हो सकता है और बाकी भी हो सकता है। प्रयास करने की संभावना पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है। वो प्रयास ज़्यादा मुस्तैदी उसे कर रहे हैं, ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ज़्यादा है और ज़्यादा शक्ति है। इसलिए उसकी बजाय कश्मीर और जम्मू और पंजाब को छोड़ के राजस्थान और गुजरात की तरफ इनका फोकस ज़्यादा हुआ है। सूत्रों की माने तो जैश के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI की देखरेख में चलाए जा रहे हैं। इन कैंपों में फिलहाल 2000 से ज्यादा आतंक के रंगरूट मौजूद हैं, जिनकी उम्र 16 साल से 21 साल के बीच है। आतंक के वो रंगरूट भारत के खिलाफ आतंक का पाठ पढ़ रहे हैं। आतंक के वो रंगरूट नापाक साजिशों के चैप्टर सीख रहे हैं। कहीं भी हों, कैसे भी हों, ये बड़े डायनेमिक हैं, मूव होते रहते हैं, कभी ऑक्यूपाइड हैं, कभी खाली हैं, क्योंकि सिर्फ ये या तो कुछ बैरक्स होती हैं या कुछ अकोमोडेशन है, या जंगल में अगर है तो कुछ टेंट लगे हैं, कुछ बंकर्स भी बने होते हैं। इनको ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाना, उखाड़ना मुश्किल बात नहीं है, कम समय लगता है। तो इस करके जगह जगह पे ऐसे कैंप लगे हुए हैं। हमें इनकी पूरी खबर है। हालांकि राजस्थान से सटे पाकिस्तानी जमीन पर आतंक की नर्सरी कोई नई नहीं है। करीब 2 साल पहले लश्कर और इसका आका हाफिज सईद इन इलाकों में खूब एक्टिव था और जमकर आतंक के रंगरूटों की भर्ती की थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सूत्रों की माने तो अब भारत के पश्चिमी सरहद में आतंक का मौलाना यानी मसूद अजहर भी एक्टिव हो गया है और असलियत छिपाकर मदरसे की आड़ में नए नए टेरर कैंप बना रहा है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वो खुद को मौलाना कहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो आतंक का मौलाना है। दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर मौलाना का चोला डाल रखा है और उस चोले की आड़ में आतंक का कारोबार चला रहा है। जी हां, सामाजिक कामों के नाम पर मौलाना मसूद अजहर भारत की पश्चिमी सीमा से सटे पाकिस्तान की जमीन पर मदरसे और मस्जिदें खोल रहा है और उनमें आतंक के रंगरूटों की भर्ती कर रहा है। उन कैंपों को आप आतंक के रिक्रूटमेंट कैंप्स कह सकते हैं।
उरी और पठानकोट हमले से जैश ए मोहम्मद और उसके आका ने आतंक की दुनिया में एक बार फिर से खुद को साबित किया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को अपना दम दिखा दिया, लिहाजा आतंक के मौलाना की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी। शायद यही वजह है कि मौलाना मसूद अजहर ने पश्चिमी सीमा से भी भारत में घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि जैश का सरगना राजस्थान और गुजरात से सटी सीमा पर आतंक के रंग रूटों की भर्ती कर रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक का खेल सिखा रहा है। हर एक आतंकवादी गुट ने अपने कैंप बनाए हुए हैं, अपनी जो ट्रेनिंग उनकी मैनुअल है और तजवीज़ जो उन्होंने बनाई हुई है, अलग अलग स्टेज में ट्रेनिंग होती है। पहले ये मदरसा से पकड़ के लाते हैं, फिर बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, फिर कुछ हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग देते हैं, फिर सिलेक्शन करके इनको फिदाइन या सुसाइड बॉम्बर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दिलचस्प यह है कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए मौलाना मसूद अजहर ने सामाजिक कामों का चोला ओढ़ रखा है। जी हां, आतंक का आका मदरसे बना रहा है और उन मदरसों की आड़ में अपने रिक्रूटमेंट कैंप चला रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर अल रशीद ट्रस्ट और अल रहमत ट्रस्ट के नाम पर सामाजिक कामों का दावा करता है। इन्हीं दोनों ट्रस्टों के नाम पर आतंक का आका मदरसे चलाता है और बच्चों को पढ़ाने का दावा करता है। अल रशीद ट्रस्ट मसूद अजहर के गुरु मोहम्मद रशीद का है और अल रहमत ट्रस्ट अजहर के भाई अल्लाह बख्श का। दोनों ट्रस्टों का मुख्यालय बहावलपुर के उस्मानो अली सेनेटरी में है। दोनों ट्रस्टों के नाम पर सरहद किनारे मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही सामाजिक कामों के नाम चंद दिनों पहले हाफिज सईद ने भी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर आतंकियों के रिक्रूटमेंट के लिए मस्जिद और मदरसे बनाए थे और अब मसूद अजहर भी वही कर रहा है। 2 साल पहले हाफिज सईद सामाजिक कार्यकर्ता का चोला पहनकर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पंजाब और सिंध में सक्रिय हुआ था और अब मसूद अजहर सामाजिक कार्यकर्ता बनकर इन इलाकों में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवा रहा है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को रखा जा रहा है और नफरत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। अब ये सुनिए कि भारत के खिलाफ युवाओं को बरगलाने के लिए आतंक का आका प्रोपेगेंडा का कौन सा हथियार अपनाता है। भारत के पश्चिमी सीमा पर सरहद के दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद का आका अल राशिद ट्रस्ट के अखबार जबरे मोमीन का इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत विरोधी बातों से भरा होता है। साथ ही मसूद अजहर के सादी नाम से लिखे लेख भी बॉर्डर पर बांटे जा रहे हैं। उन लेखों में आतंक का मौलाना भारत के खिलाफ जहर उगलता है। अखबार और लेखों की मदद से मौलाना मसूद अजहर युवाओं को मदरसे और मस्जिद तक बुलाता है और फिर मजहब के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करता है। काफ़ी सारे कैंप हैं, 15-20 कैंप तो हाल ही में रिपोर्ट आई थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र में हैं, मगर अभी पाकिस्तान ने रिपोर्ट के मुताबिक इनको पीछे की तरफ ले गए हैं, पाकिस्तान में ले गए हैं, पीओके में नहीं रखा है, क्योंकि लीगल तौर पे और टेक्निकल तौर पे पीओके इंडियन टेरिटरी है। अब सवाल यह है कि आखिर पीओके को छोड़कर पश्चिमी सीमा पर आतंक के आकाओं ने नजर क्यों गड़ाई। दरअसल पठानकोट और उरी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर जम्मू कश्मीर से सटी पाकिस्तानी सीमा पर टिकी है। साथ ही आतंक के आकाओं को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का डर भी सता रहा है। अगर पीओके के कैंप बर्बाद हो गए तो पश्चिमी सीमा के कैंप बचे रहेंगे। इतना ही नहीं, मौलाना मसूद अजहर ने शायद पश्चिमी सीमा पर मौजूद भारत के हथियारों के भंडार पर भी नजरें जमा रखी हैं। जैश कमांडर मसूद अजहर भारत की पश्चिमी सीमा पर अपना पैर पसारने लगा है। इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि भारत के सबसे ज़्यादा सामरिक ठिकाने पश्चिमी सीमा पर हैं और मसूद को लगता है कि हमला करने के लिए यह इलाका मुफीद हो सकता है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि मसूद अजहर को नए नए लड़के ट्रेनिंग के लिए इन इलाकों से मिल सकते हैं। साथ ही अगर भारत पीओके में हमला करता है तो इस तरह के कैंपों में उन बच्चों को रखा जा सकता है। गुजरात और राजस्थान सीमा से सटी पाक जमीन पर चल रही नापाक गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि सरहद पार से आने वाले फोन पर ध्यान न दें। सीमा पार से पहले भी इस प्रकार के व्हाट्सएप संदेश आए हैं, जिनसे 2 समुदायों में वेमनस से बड़े इस तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण उन पर रोक लगाई गई थी। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आगे भी इस प्रकार के संदेशों के संबंध में अगर उनके पास इस तरह के संदेश आते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
आतंक के आका पाक की जमीन पर बैठकर भारत में खूनी खेल की हर मुमकिन नापाक कोशिश कर रहे हैं। कभी इधर से तो कभी उधर से, कभी पुराने रास्ते से तो कभी नए रास्ते की तलाश करके। आतंक के आकाओं को पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी नापाक मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक आतंकवादी कैंपों की बातें हम पीओके से ही सुनते रहे हैं, लेकिन अब पश्चिमी सीमा से सटे इलाकों में भी आतंकवादियों की भर्ती का काम चल रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान से सटी भारत की हर एक सीमा पर साजिश की तैयारियां चल रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि किस राज्य में भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी लंबी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 4 राज्यों से लगती है। कश्मीर में पाकिस्तान से लगी सीमा LOC कहलाती है, जो 708 किलोमीटर लंबी है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 210 किलोमीटर लंबी है। पंजाब से सटी सीमा 553 किलोमीटर लंबी है। वहीं गुजरात से सटी सीमा 508 किलोमीटर की है और राजस्थान से सटी सीमा 1037 किलोमीटर। आपको हॉलीवुड की मूवी ट्रांसफॉर्मर याद होगी। फिल्म में हीरो पलक झपकते ही एक रोबो में तब्दील हो जाता है और अब हम आपको तुर्की लिए चलते हैं, जहां एक कार देखते देखते रोबो में बदल जाती है। कार के हाथ और सिर निकल आते हैं और फिर उस रोबो के हाथों की उंगलियां हिलने लगती हैं। हैरान मत होइए, ये सुनहरे पर्दे का फसाना नहीं बल्कि असल जिंदगी की जादूगरी है। टर्की के 12 इंजीनियरों और 4 टेक्निकल स्टाफ ने एक BMW कार में ऐसी तब्दीलियां कर डाली कि आप जब चाहोगे वो कार रोबोट में बदल जाएगी। कार को रोबोट का रूप धारण करने में सिर्फ 50 सेकंड का वक्त लगेगा। टर्की की जिस कंपनी ने रोबोट में बदलने वाली ये कार तैयार की है, उसका नाम है लैटविजन और इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय कार का नाम है लेट्रॉन्स। अब चलिए दुनिया की पहली ट्रांसफॉर्मर कार का परफॉर्मेंस देखिए। कार रिमोट के जरिए चलाई जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद यह खास जगह पर पार्क हो गई। अब देखिए, रिमोट की मदद से कार के दोनों दरवाजे अलग कर दिए गए। फिर पीछे का हिस्सा अलग हो गया। अब कार की पूरी बॉडी जमीन से ऊपर उठती गई। अब कार की बॉडी से रोबोट का सिर भी बाहर आ गया। अब रोबो के दोनों हाथ भी हिलने शुरू हो गए। अब रोबोट ने अपना सिर भी हिलाना शुरू कर दिया। अब रोबोट ने धुआं छोड़कर यह जता दिया कि वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन अभी देखते जाइए, अब रोबोट अपनी कलाई घुमाएगा और उंगलियां हिलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि करीब 15 फीट का यह रोबोट काम कैसे कर रहा है। गौर से देखिए, एक इंजीनियर ने अपने हाथ में वाईफाई रिमोट थाम रखा है और इसी से वो रोबोट कंट्रोल किया जा रहा है। दिक्कत सिर्फ इतनी कि फिलहाल ये कार ट्रांसफॉर्मर यानी रोबोट चल नहीं सकता। अपना सारा हुनर दिखाने के बाद रोबोट के सारे अंग वापस अपनी जगह फिट हो गए और वो फिर से BMW कार में तब्दील हो गया। टर्की की कंपनी के इंजीनियरों ने अभी ट्रांसफॉर्मर के लिए BMW कार का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका दावा है कि किसी भी कंपनी की कार में ऐसी तब्दीलियां की जा सकती हैं। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम वंदे मातरम श्वेता के साथ।